मस्जिदों की हालत ये थी कि दरवाजे तोड़ दिए गए, पत्थर मार के पीछे मार के पूरी जो है उसके तोड़ दिए गए, पेड़ लगे तो उसको काट दिया गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। इस वक्त हम जिस जगह पर बैठे हैं ये तहरीक फ़रोग़ इस्लाम का दफ्तर है। त्रिपुरा के बारे में आप जानते हैं, हमने ख़ुद वहाँ जा कर के आपको ग्राउंड ज़ीरो से बताया था कि किस तरह त्रिपुरा में मुसलमानों पर हमला हुआ, उनकी मस्जिदों को जलाया गया, दुकानों को जलाया गया। त्रिपुरा का विज़िट करने दिल्ली से बहुत सारी तंजीम गई थी, बहुत सारा वफ़द गया था। उन्हीं में एक डेलीगेशन तहरीक फ़रोग़ इस्लाम का गया था जिसके सदर हैं अल्लामा क़मर गनी उस्मानी साहब। इसके अलावा इनके 4 साथी थे उस डेलीगेशन में, जहाँ सेक्रेटरी जनरल एहसानुल हक साहब बैठे हैं, मौलाना आसिफ रज़ा बैठे हैं और मुदस्सिर नदीम साहब। 4 लोगों का डेलीगेशन गया था तहरीक फ़रोग़ इस्लाम की जानिब से। लेकिन त्रिपुरा पुलिस ने इन लोगों को पहले वहाँ डिटेन किया और उसके बाद फिर इनको गिरफ़्तार किया और गिरफ़्तार करने के बाद इन पर UAPA लगा दिया गया। UAPA लगाने के बाद इन सबको जेल भेज दिया गया। लेकिन 19 दिनों के बाद इन सब को वहाँ की अदालत ने बाइज़्ज़त यानी वहाँ की अदालत से ज़मानत पर रिहा कर दिया गया है और उनके केस की पैरवी कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जाने माने वकील जनाब महमूद पराचा साहब। कल उन्हें ज़मानत मिली और उसके बाद त्रिपुरा से फ़्लाइट के ज़रिए दिल्ली पहुँचे हैं और दिल्ली पहुँचने के बाद इनका शानदार इस्तकबाल हुआ है इनके तंजीम के लोगों की जानिब से, यहाँ के लोगों की जानिब से। आप विजुअल देख सकते हैं, स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ के लोगों में जोश है, जज्बा है और इनका इन लोगों ने इस्तकबाल किया। और ख़ास तौर पर महमूद पराचा साहब का इस्तकबाल किया गया क्योंकि UAPA के तहत जब लोगों को गिरफ़्तार किया जाता है तो 1 साल से पहले ज़मानत मिलना या रिहाई के इम्कानात ही नहीं होते हैं। हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से दिल्ली दंगों में या दीगर मामलों में जिन लोगों पर UAPA लगा है अब तक उनकी रिहाई नहीं हो पाई है। 1-2 की बहुत ज़रूरी या ह्यूमन राइट्स के ग्राउंड पर उनकी रिहाई हुई है, उन्हें ज़मानत मिली है। बहरहाल महमूद पराचा साहब ने अच्छी पैरवी की और 19 दिनों में इन्हें ज़मानत मिल गई और सब लोग यहाँ हैं। यहाँ एक मीटिंग भी थी, बातचीत हुई और उसके बाद हम बातचीत कर रहे हैं। सबसे पहले अल्लामा क़मर गनी उस्मानी साहब से हम बातचीत करेंगे क्योंकि ये तहरीक फ़रोग़ इस्लाम के सदर भी हैं और वहाँ गए थे। अल्लामा क़मर गनी उस्मानी साहब, वहाँ जा कर के ऐसा क्या हुआ, क्या कुछ आपकी सरगर्मियाँ थी जिसकी बुनियाद पर पुलिस ने आपको गिरफ़्तार करने का फ़ैसला किया? देखिए, वहाँ पर बहुत से लोग गए हुए थे। जो लोग गए और वहाँ पर घूम घाम के चले आए, फ़ोटो खिंचवा करके चले आए या कुछ लोगों को कुछ रुपये बांट के चले आए, तो उनको पुलिस ने कुछ नहीं किया। लेकिन जिन लोगों ने हक़ाइक़ को तलाशा और तलाश करके कुछ करने का अज़्म किया या उस अज़्म को ज़ाहिर कर दिया, उनके ख़िलाफ़ पुलिस पड़ गई। हम भी उनमें से एक थे। हमने ये तय किया था कि वहाँ पर जाके ग्राउंड रियलिटी को निकालेंगे और किन किन चीज़ों पर मुकदमात हुए हैं, FIR दर्ज हुई हैं, उन पर हम उनको कोर्ट ले जाएंगे, हाई कोर्ट, ज़रूरत पड़ी सुप्रीम कोर्ट, आगे तक जाएंगे और जो मुकदमात दर्ज नहीं हुए हैं उन मुकदमात को दर्ज कराएंगे। ये प्लान लेकर के हम वहाँ पहुँचे थे और हमें जो डिटेन किया गया, उसके बाद अरेस्ट किया गया, वो इसी वजह से अरेस्ट किया गया क्योंकि हम वो करना चाह रहे थे जिससे उनकी जो काली करतूत थी वो खुल रही थी। आगे इस पर बात करेंगे। महमूद पराचा साहब, इन पर UAPA लगा था, तो UAPA में 19 दिनों में ज़मानत मिल जाना अपने आप में एक बड़ी ख़बर है, ताज्जुब खेज़ बात भी है। तो कोर्ट में क्या कुछ हुआ, जज ने क्या कहा, आपने किस तरह बहस की? एक तो असग़ैब मदद अल्लाह ताला की तरफ से मदद हुई, इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। इसमें इतनी जल्दी UAPA में ज़मानत होना बहुत ही मुश्किल होता है। दूसरी बात, हम अदालत को ये साबित करने में कामयाब रहे कि अगर जो FIR में और उसके बाद जो तफ्तीश की गई है उन सारी चीज़ों को अगर सच भी मान लिया जाए तो तब भी कोई गुनाह या जुर्म नहीं बनता है और नहीं किया गया है, बल्कि उस जो सबूत खुद पुलिस ने पेश किए अदालत के सामने उसकी बुनियाद पे ये साफ देखा जा सकता है और कहा जा सकता है कि पुलिस ने ना सिर्फ इन्हें झूठा फंसाया बल्कि झूठे सबूत और जो सच्चाई थी उसको तोड़ मरोड़ के भी पेश किया। और एक तरह से जो इनको अरेस्ट किया गया है वो सुप्रीम कोर्ट की कंटेम्प्ट भी है। इसके लिए पुलिस के ऑफिसर्स के ख़िलाफ़ हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। जब फ़ोन पर बात आपसे हुई तो आपका कहना था कि जज ने यह कहा शुरू में कि नहीं यहाँ नहीं आना चाहिए था, हालात ख़राब हो सकते थे, तो उसके जवाब में आपने क्या कहा उससे? देखिए, ये जो एक माहौल बनाती है, जो आप लोग तो खैर असली मीडिया हैं, जो ये बॉडी मीडिया नहीं, क्रिमिनल मीडिया जो है, जो क्योंकि इन सब चीज़ों में जो मुल्क को कमज़ोर करने के लिए साजिश में शामिल है मीडिया, उसको
शक्ल दिखाने के लिए मीडिया है, मगर वो हैं क्रिमिनल्स और एंटी नेशनल हैं वो सारे लोग। तो उन लोगों ने एक जो है माहौल बना देते हैं हर जगह। त्रिपुरा में भी वैसा माहौल बनाया, दिल्ली में भी वैसा माहौल बनाया, यूपी के लिए भी ऐसा माहौल बनाया, सब जगह के लिए वो एक ऐसा माहौल बना देते हैं जहाँ भी SC ST और माइनॉरिटीज़ की बात होती है कि उनके साथ गलत भी होता है, जुल्म भी उन्हीं के साथ होता है और जालिम भी उन्हीं दिखा देते हैं, उन्हीं की गलती बता देते हैं। तो ये काम वहाँ भी किया, तो उसके असरात जो ये क्रिमिनल मीडिया के असरात जज भी इंसान होते हैं उन पर भी पड़ते हैं। तो उसकी एक बड़ी मिसाल आपने दिल्ली में भी देखी कि दिल्ली में भी जिन जज साहब ने, यादव साहब ने मेरे खिलाफ FIR का ऑर्डर किया था, उन्होंने ही कुछ दिन बाद 25,000 का फ़ाइन भी किया और पुलिस के खिलाफ FIR करने के लिए हमें कहा भी। तो ये जो बुनियादी बात थी ये हर जगह होती है पेश, लेकिन अगर पेशेंस से थोड़ी मेहनत करके और अगर ऊपर वाले की मदद हो तो हम समझा सकते हैं जजिस को। भारत के संविधान और सिस्टम में अभी इतनी जान बाकी है। यही हुआ मौलाना के केस में भी, लेकिन हैरानी की और अजूबे की बात तो है ही कि इतनी जल्दी इनको इतनी अच्छी तरह ज़मानत मिली और उसकी टर्म्स कंडीशंस भी एक ऐसी टर्म कंडीशन जो कि बाकी तो सब के साथ ऐसा होता ही है, लेकिन जो दूसरे लोगों के खिलाफ जो 2 जर्नलिस्ट को बेल मिली है उस पर टर्म्स कंडीशन ज़्यादा थी। इसमें सिर्फ ये है कि आप कोई कम्युनल बात नहीं करोगे, और कम्युनल बात तो ये वैसे भी नहीं करते, ये तो वैसे भी सभी मज़हब के लोगों को बराबर की नज़र से देखते हैं। ख़ास तौर पे कोई भी मज़लूम होता है तो तहरीक फ़रोग़ इस्लाम और मौलाना कमर गनी उस्मानी और इनके सभी साथी जो भी हैं इनके, वो सभी तो मज़लूमों की हिफाजत के लिए और मुल्क में आइन और कानून का राज आए इसके लिए बहुत लंबे टाइम से काम कर रहे हैं। कभी ये किसी भी कम्युनल बात को करते ही नहीं। हमारे यहाँ एहसानुल हक साहब हैं, तहरीक फ़रोग़ इस्लाम के सेक्रेटरी जनरल हैं। जेल में जब आप लोग थे तो वहाँ का माहौल कैसा था? क्या वहाँ भी आप लोगों को इस तरह के जुमले सुनने पड़े कैदियों की जानिब से कि मुसलमान है, कट्टरपंथी है, या वहाँ का माहौल बहुत पुरअमन और ठीक ठाक था? नहीं, जिस जेल में हम लोग थे वहाँ पे करीब 46 लोग थे और मोस्टली जो तादाद जो थी वो ट्राइबल्स की थी वहाँ पे, और 8-10 वहाँ पे मुसलमान भी थे। जेल में इस तरह की कोई तासुबी बात तो हमारे साथ नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह जेल में जो है बहुत अच्छी हमारे साथ सलूक किए गए। जो जेल के जो कानून जो थे उसकी भरपूर हमने इस्तेमाल किया। जो चीज़ नहीं हो सकता था वो हमने इम्प्लीमेंट कराई, या जो चीज़ वहाँ पे नहीं था वो हमने कराया भी वहाँ पे। एक बात जो जेल में हुई वो मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। एक लॉयर्स की एक टीम वहाँ पे आई थी और उन्होंने एक मीटिंग लिया था, और मीटिंग बेसिकली ये था कि जो कैदी होते हैं उनकी राइट्स क्या हैं, इसके लिए उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दिया था। तो प्रेजेंटेशन ख़त्म होने के बाद स्पेशली वो मुझसे पूछे कि आप लोग कैसे मतलब यहाँ पे आना हुआ। तो हमने जब उनको बताया कि जो यहाँ पे 26 अक्टूबर को जो यहाँ पे वायलेंस हुआ था उसमें हम जो है वो फाइनेंशियल हेल्प और सपोर्ट के लिए आए थे, तो हमें जो है पुलिस के साथ हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और उन्होंने हमें गिरफ़्तार कर लिया। तो वो उसने ऐसे रिएक्ट किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कौन सी 26 अक्टूबर की बात, मतलब ऐसा क्या हुआ था बताओ। तो बेसिकली ये लगा कि एक सिस्टमेटिक तरीके से उस रिएक्शन के बाद मुझे ये फील हुआ कि एक सिस्टमेटिक तरीके से ये दिखाने की कोशिश किया गया कि त्रिपुरा में कुछ हुआ ही नहीं। हालांकि पूरे हिंदुस्तान ने ये देखा कि त्रिपुरा में क्या हुआ और आप लोग सब गए थे और मीडिया के ज़रिए से ही ये सारी बातें हमें निकल के आई। और त्रिपुरा पुलिस की अगर मैं ट्वीट की बात करूँ तो इनिशियली जब वायलेंस जब शुरू हुआ था तो त्रिपुरा पुलिस ने का एक ट्वीट आया था, उसमें त्रिपुरा पुलिस ने ये कहा था कि पानीसागर में कोई भी मस्जिद जो है वो डिनाई किया था उन्होंने। हाँ, बिल्कुल डिनाई किया था। लेकिन द वायर ने जो इंटरव्यू लिया था उसमें IG लॉ एंड ऑर्डर ने ये कहा था कि पानीसागर में एक मस्जिद जो है वो डिमोलिश IG ने खुद वीडियो जारी करके हाँ, उन्होंने खुद इकरार किया था इसका। तो बहुत सारे इसमें खुद जो पुलिस के आपस में जो कम्युनिकेशन थे उसमें बहुत बड़ा गैप जो है वो दिख रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जेल में ऐसी कोई प्रॉब्लम जो हमें नहीं आई। एक जो खास जो बात जो थी ये मैं इसको पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। अल्लामा कमर गनी उस्मानी साहब, आप जेल में रहे, अभी ऑफ द रिकॉर्ड जब आपसे बातचीत हो रही थी तो आप कह रहे थे कि कैदी को हमने रहा करवाया। क्या पूरा मामला था? कैसे आपको पता चला कि कैदी है, इसकी ज़मानत नहीं हो पा रही या ज़मानत की बुनियाद पर बाहर जाना मुश्किल है? क्या था पूरा मामला, बताइए ज़रा तफसील से। प्रभात नाम का एक नौजवान था जो असम का रहने वाला था। उसे साइकिल चोरी के केस में, सही था या गलत नहीं मालूम, लेकिन वो साइकिल चोरी के केस में वो बंद था। तकरीबन 8 महीने हो चुके थे और उसकी ज़मानत भी उसे मिल चुकी थी, लेकिन उसको ज़मानत लेने वाला कोई नहीं था। तो वो इतना परेशान था कि डिप्रेशन का शिकार हो गया था, हार्ट का पेशेंट था, उसका इलाज बराबर जेल में चल रहा था।
और अचानक खड़े खड़े गिर जाता था, बेहोश हो जाता था, इतना ज़्यादा वो परेशान हो चुका था। हम लोगों को जब मालूम हुआ तो हम लोगों ने उससे गुफ्तगू की, क्योंकि जो भी कैदी आते थे हम लोग उससे गुफ्तगू करते थे कि वो किस क्राइम में आया है, किस मामले में आया है। अगर वो फंसाया गया है तो वो अलग मामला था, और अगर वो गलती करता था तो उसको समझाते थे हम कि देखो हम दुआ करेंगे, कोशिश करेंगे कि तुम यहाँ से निकलो, लेकिन दोबारा ये गलतियाँ मत करना। तो इस तरह की हम लोगों की बराबर रोज़ ये कोशिशें कैदियों के साथ रहती थी। तो उसी में जब इसकी बात पूरी मालूम हुई तो ये पता चला कि इसके पैसे ना होने की वजह से ज़मानत नहीं हो पा रही है। तो हमने कहा इंशाल्लाह तहरीक की जानिब से हम ये काम करेंगे, और हमने फ़ौरन जो है वकील से बात की, जेलर से बात की कि आप जो है इसमें हमारे फ़ंड से जो हमारा पैसा जो जमा है यहाँ पर, उससे आप पैसा दे दीजिए और ज़मानत करवाइए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो कल हम लोगों की ज़मानत हुई, उससे पहले परसों उसकी, शायद इतने दिन हम लोग इसीलिए रोके गए थे कि उस बंदे का वो काम होना था, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला किससे कैसे क्या काम लेना चाहता है ये उसकी मशीयत है, उसकी मर्ज़ी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हो गया। और जेल एडमिनिस्ट्रेशन का ये कहना था कि जेल की तारीख़ में ये पहला इस तरह का काम है कि किसी ऐसे आदमी ने जो ख़ुद कैद हो वो किसी कैदी की जो है वो ज़मानत करवाए। ये एक बड़ा कारनामा था। तो जैसा कि बताया कि प्रभात नाम का एक एससी या ओबीसी से था, वो कोई ट्राइबल लोग से, प्रभात शूद्र उसका नाम था। साइकिल चोरी के इल्ज़ाम में वो 8 महीना से जेल में था। उसकी ज़मानत हो चुकी थी, लेकिन उसके पास कोई ज़ामिन नहीं था, कोई ऐसा नहीं था जो ज़मानत की रकम देकर उसे जेल से छुड़ा ले। अल्लामा कमर गनी को पता चला जेल में रहते हुए, तो एक कैदी ने अपनी आज़ादी से पहले अपने दूसरे कैदी साथी को आज़ाद कराया। आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख़ में या दुनिया की तारीख़ में ऐसी मिसालें आपको बहुत कम मिलेगी कि कैदी अपनी आज़ादी से पहले अपने किसी दूसरे कैदी साथी को आज़ाद करा दे, जिनका मज़हब का कोई ताल्लुक़ ना हो, इलाक़ा कोई ताल्लुक़ ना हो, नस्ल का कोई ताल्लुक़ ना हो, ख़ानदान का कोई ताल्लुक़ ना हो, महज इंसानियत की बुनियाद पर, ह्यूमनिटी की बुनियाद पर ऐसी मिसालें बहुत कम मिलेगी। और मुझे लगता है कि हमारे जितने व्यूवर्स हैं मिल्लत टाइम्स के, उन सबको इसको अप्रिशिएट करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक ऐसी बातों को आपको पहुंचाना चाहिए। हमारे साथ मौलाना आसिफ रज़ा हैं, तहरीक फ़रोग़ इस्लाम के नायब सदर हैं। मौलाना, बहुत सारे लोग गए थे, लेकिन कुछ को पुलिस ने डिटेन भी किया, कुछ से बातचीत भी की, लेकिन छोड़ दिया गया। आप लोगों से क्या बातचीत हुई पुलिस की? क्या पुलिस आपने परमिशन नहीं ली थी, या पुलिस का जो मामला उसके बिल्कुल आप लोग अगेंस्ट गए थे? एक वीडियो भी आप लोगों ने जारी किया था जिसमें कहा था कि पुलिस ने हमें डिटेन किया है और कहा है कि आपको ख़तरा है, तो आपकी सुरक्षा की वजह से हम आपको थाना ले जाना चाहते हैं। मामला क्या हुआ था उस दिन? असल में रहुआ बाज़ार में जब हम पहुँचे तो वहाँ पर जो हमने विज़िट किया और 10 से 12 दुकानें जो जली थी वहाँ पर मुसलमानों की, 9 दुकानें, तो खैर तादाद में मुझे गलती हुई, 9 दुकानें जली थी और एक गैर मुस्लिम की भी दुकान जली थी वहाँ पर, शायद जली थी, फिर बुझा दिया था हम लोगों ने। अच्छा, तो वहाँ की विज़िट के बाद हम जो है वहाँ पर विज़िट कर ही रहे थे कि पानी सागर की जिस मस्जिद को जो है डिनाई किया गया था, उस मस्जिद के इमाम साहब वहाँ पर पहुँचे। उन्होंने कहा कि हमने कंप्लेंट की थी लेकिन हमें एफआईआर कॉपी नहीं मिली है। रहुआ बाज़ार के भी केस में जो है जिन लोगों ने कंप्लेंट किया था उनको कॉपी एफआईआर की नहीं मिली थी। तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है, आप हमारे साथ चलिए पानी सागर पुलिस स्टेशन और हम जो है वहाँ बात करके आपको एफआईआर की कॉपी दिलाएंगे। तो हमारी टीम ने ले जाकर के उनको एफआईआर की कॉपी दिलाई रहुआ बाज़ार वालों को। और उसके बाद जो है जब पानी सागर पुलिस स्टेशन के पास जो मस्जिद स्पोर्ट्स क्लब के पास जो मस्जिद डिनाई किया गया था, उस मस्जिद के इमाम साहब की वो कंप्लेंट जो है उनको दिखाई गई। तो उन्होंने कहा कि इसकी एफआईआर की कॉपी हम कल देंगे, आज नहीं देंगे। फिर हमने जो है वो रानू दास, जिसने सरकार अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी भरे जुमले कहे थे रैली में और बड़ी बेबाकाना अंदाज में उसने गुस्ताखी की थी और उसको सज़ा दिलाने के हिसाब से उसके ऊपर एफआईआर हुआ है या नहीं हुआ उसकी पूछताछ हमने की। तो उन्होंने कहा कि उसके ऊपर एफआईआर धर्मानगर के किसी शख्स ने की है। तो इन सब बातों को वजह बना करके उन्होंने ये सोचा कि मतलब ये लोग जो है लीगली एक बड़ा प्रोसेस करने वाले हैं और उनकी ये समझ में आया कि मतलब ये लोग जो है इस बेस को बना करके हम पर अटैक करेंगे। और रही बात उस मस्जिद में विज़िट करने की, तो हमने उनसे इजाज़त ली थी बाकायदा। वहाँ से टीएसआर ने 2 सिपाही हमारे साथ भेजे। जब बाद में वो सब एक साथ वहाँ पर पहुँचे, हमको वहाँ पर दोबारा जब बुलाया उन्होंने सिक्योरिटी रीज़न के हिसाब से, तो उन्होंने कहा कि आपको हमने इजाज़त दी नहीं, आपको हमने इजाज़त दी नहीं, आपके पास क्या सबूत है कि हमने इजाज़त दी आपको?
वो साफ इस बात का इनकार कर गए। और जिस ऑफिसर ने वहाँ पर हमको इजाज़त देकर के 2 पुलिस वाले साथ में भेजे थे, तो उस ऑफिसर को हम बार बार उसको बुलाने के लिए कह रहे हैं कि आप उसको बुलाइए, और मैं देख करके खुद बाहर आया कि वो ऑफिसर वहाँ मौजूद है। लेकिन उस ऑफिसर को 1.5 घंटे तक हमने 12 उनको कहा, लेकिन उन्होंने अंदर बुलाया नहीं। उन्होंने कहा कि आपने परमिशन ली नहीं, आपको राइटिंग में परमिशन लेनी चाहिए था। हमने कहा कि आप बता देते हमको राइटिंग में परमिशन लेना है तो हम ले लेते। तो उसको उन लोगों ने बाकायदा इस तरीके से झूठ गढ़ा, और इस तरीके से हमने हमारे सामने पूरा झूठ, आप लोगों को डिटेन कर लिया, और वहीं पर हमने डिटेन करके जो है फिर जो है वो जो है नोटिस देने के लिए उन्होंने कहा कि ये नोटिस पर आप साइन कर दीजिए, आप 5 तारीख को आईओ के सामने आकर के अपनी बात रख दीजिए। तो हमने कहा जो जुर्म हमने किया ही नहीं उसको हम एक्सेप्ट कैसे कर लें। और फिर जो है आईओ के सामने आज भी हम वही बात रख रहे हैं और कल भी हम वही बात रखेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि 2 दिन के बाद हम वो सफाई दे आकर के, वो सफाई हम अभी दे रहे हैं आपको, आप कबूल कर लीजिए, ख़त्म कीजिए मामला। लेकिन उनका मंशा कुछ और था। फिर लीगल एडवाइज़र हमारे महमूद पराचा साहब ने जो है उनसे हमारी बात हुई। रात में 2 बजे, ये मसलहत खुदाबंदी देखिए कि रात में 2 बजे हमारा ये फ़ैसला हो चुका कि आप साइन कर दी जाए पेपर पर। 20 से 22 मरतबा इन्होंने एहसानुल हक साहब ने जो है महमूद पराचा साहब को फ़ोन लगाया, लेकिन फ़ोन नहीं उठा। और जैसे ही हम लोग साइन करने के लिए जो है अंदर घुसे ऑफिस में, उससे पहले ही जो है एहसानुल हक साहब को फ़ोन आ गया महमूद पराचा साहब का। ये मसलहत खुदाबंदी। और इनसे पूछा गया कि जो है हम साइन करें या नहीं करें। उन्होंने कहा कि आप साइन मत कीजिए, बहुत सारे मामलात हो सकते हैं। तो हमने जो है फिर इनके कहने पर जो है ये काम किया और जो है अरेस्ट, हाँ, साइन नहीं किया, और अरेस्ट मेमो पर हमने जो है साइन करके अपनी जो है गिरफ्तारी पेश की। इसको बहुत सारे लोग जो है नेगेटिव ले रहे हैं, कुछ लोग। प्राजा साहब से जान लेते। प्राजा साहब, वो कौन सा पेपर था जिसको कह रहे कि हमने साइन किया, सिग्नेचर किया, और वो करने का दबाव कर रहे थे, नहीं किया, अगर कर लेते तो ये हो जाता, क्या था मामला? देखिए, आम तौर पे पुलिस जो है जब थाने में होता है इंसान, तो उससे खाली कागज़ों पे और बहुत सारी चीज़ें लिखवा के साइन कराती है। उसके लिए कोई भी वकील मना करेगा, और ये कानूनी गलत है। अगर इन्हें नोटिस ही देना था तो नोटिस तो इनको व्हाट्सएप पे भी भेज सकते थे। मतलब इन पर यूएपीए नहीं लगता अगर पूछताछ करके छोड़ देते? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना आपसे। अगर किसी भी, हम हर एक अपने क्लाइंट को ये सलाह देते हैं कि पुलिस को जब आप थाने में पहुँच गए हो तो आप मना करो कि हम किसी खाली कागज़ पे साइन नहीं करेंगे, और आप बिना पढ़ाए लिखाए हमें कोई भी चीज़ साइन कराओगे तो नहीं कराएंगे। वही काम इनके साथ हो रहा था कि बिना इनको पढ़ाए लिखाए या खाली कागज़ों पे जो साइन कराने के लिए बोला जा रहा था, उन्होंने मना किया होगा। यही बुनियादी बात है। और इस केस में तो जो झूठी कहानी पुलिस ने गढ़ी है वो कागज़ों से ही साफ नज़र आती है ना। पर इल्ज़ामात क्या थे, आरोप क्या थे पुलिस? इल्ज़ामात तो जो जज साहब भी पूछ रहे थे, हम भी पूछ रहे थे, इल्ज़ामात क्या है। तो यूएपीए का था कि ये देश को, यूएपीए का तो जब भी लगता है जब देश के खिलाफ कोई साजिश कर रहे हो, देश को तोड़ने का कोई काम कर रहे हो, तो उसके कोई सबूत नहीं थे। 2 कम्युनिटीज़ में लड़ाई कराने का इल्ज़ाम था इनके पास, धमकी देने का इल्ज़ाम था, तो उसके पास भी कोई सबूत नहीं थे कि किसको धमकी दी और किन 2 ग्रुप्स में लड़ाई कराना चाहते थे। वहाँ तो ये अकेले ही थे, तो 2 ग्रुप्स में कहाँ से लड़ाई होगी। तो बुनियादी बात ये थी कि जब अगर नोटिस देने की बात सच होती पुलिस की, क्योंकि इनको कहा जा रहा था नोटिस साइन कराने, लेकिन कराए जाते किसी और चीज़ पे साइन। अगर नोटिस देने की बात सच होती है, और जैसा पुलिस ने अपनी कहानी बाद में गढ़ी है कि हम तो 5 तारीख को इनको बुला रहे थे, तो 5 तारीख को अगर ये ना जाते, तभी तो इनका नोटिस पे अमल नहीं करते ये, तो इनको 5 तारीख आने से पहले ही एफआईआर क्यों दर्ज कर दी भाई? 5 तारीख को बुलाने का नोटिस था ना, तो अगर ओरली भी बता दिया जाता जब भी आते हैं, तो जो झूठ की बुनियाद नहीं होती कोई, तो 5 तारीख के बाद अरेस्ट करते हैं इन्हें कि आप नहीं आए 5 तारीख को। तो ये जो जिस तरीके से झूठ बोलते हैं, तो आदमी जब झूठ बोलने लगता है, जब क्राइम करता है, तो उसके पैर नहीं होते। तो इस केस में भी पुलिस ने क्राइम किया इनके ऊपर झूठा मुकदमा बना के, तो उनके पैर नहीं होते। एहसान साहब, आप लोग कितनी मस्जिदों में गए थे, कितनी जगह का जायज़ा लिया था आप लोगों ने? हम लोग अगरतला 2 तारीख को उतरे थे, उसके बाद से हम लोग पानी सागर गए थे? नहीं, पहले कहाँ गए थे? उदयपुर। तो उदयपुर में दरगाह बाज़ार में हम लोग एक मस्जिद गए थे, तो वहाँ, हाँ, तो दरगाह बाज़ार में एक मस्जिद को जो है वो जलाया गया था। लेकिन वो बहुत आइसोलेटेड केस लगा हमें, कि मतलब उनको खुद नहीं पता था कि कैसे हुआ और क्या, मतलब अचानक उनको रात को 2 बजे पता चला कि हाँ, तो मतलब कुल मिला के बात ये समझ में आई कि कुछ खुराफाती लोग आए होंगे और वो रात को जो है वो करके चले गए। हम चामतिला मस्जिद देखा हमने, चामतिला मस्जिद, हाँ, पानी सागर में चामतिला की मस्जिद जो है वो पूरी तरीके से जो है उसको तबाह कर दिया गया। तो दरवाजे खिड़कियाँ सब तोड़ दी गई थी, उसमें जो वेंटिलेशन जो वो लगे हुए थे सारा जो है पत्थर मार के, ईंटें
मुझे लगा करीब 250-300 ईंटें जो है वो मस्जिद के अंदर उस वक्त मौजूद थी। बाहर जो है वो आर्गो वुड का जो है वो पेड़ लगे हुए, तो वो सब पेड़ों तक को काट दिया गया था। मतलब जुल्म का इंतहा मतलब समझ में नहीं आता कि ये क्या पागलपन है, ये क्या बहसीपना है कि पेड़ों तक को जो है तुम लोगों ने नहीं बख्शा और उसको भी जो है वो मारा। तो उसके बाद से फिर हम लोग रहुआ बाज़ार पहुँचे। रहुआ बाज़ार जब हम पहुँचे तो वहाँ इमाम साहब जो है ये आए और उन्होंने ये पानी सागर की मस्जिद, पानी सागर वाली मस्जिद जो ये त्रिपुरा स्पोर्ट्स क्लब, उन्होंने आके बताया कि एक मस्जिद वहाँ पे भी जो है वो जलाया गया है। तो उनके ज़रिए से हम वहाँ पहुँचे। तो हमारी प्लानिंग तो बेसिकली ये थी क्योंकि हमने जो सोशल मीडिया पे और द वायर का जो रिपोर्ट था और वहाँ की एक त्रिपुरा के एक लोकल मीडिया ने भी रिपोर्ट किया था, उस रिपोर्ट में उन्होंने 12-15 मस्जिदों का जिक्र किया था, जिसमें से 7 डिमोलिश किए गए थे और बाकियों पे अटैक करने की कोशिश किया गया। 2 मस्जिदें मुकम्मल तौर पर जलाई गई है, एक और में थोड़ा सा नुकसान हुआ। हाँ, तो बहरहाल हमारा प्लानिंग ये था कि हम इन सारी जगहों पे जाएंगे और एक बार जायज़ा लेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम उन जगहों पे पहुंचते हमें आपको डिटेन करके गिरफ्तार कर लिया। 6 बजे हम उस मस्जिद से निकले हैं और हमें रास्ते में, हम लोग जा रहे थे धर्मनगर हम लोग वापस, और रास्ते में जो है एक PCR वैन जो है वो बिल्कुल हमारे आ गया और उसने ब्रेक मारा और उसमें से TSR उतरे और वो साहब आप नहीं जा सकते धर्मनगर, आपकी लाइफ को ख़तरा हो सकता है और हम आपको सिक्योरिटी में भेजेंगे और आप हमारे साथ पानी सागर थाने चलिए। हमें ये कह के थाने लाया गया और फिर थाना लाने के बाद हमें वहाँ पे डिटेन कर लिया गया कि अब साहब आपको हम जो है वो नहीं जाने देंगे और ये मामला था और वो मामला। अल्लामा क़मर गनी उस्मानी साहब, आखिरी सवाल, अब अगली प्लानिंग आपकी क्या है? वहाँ से आप यहाँ आ चुके हैं, जेल से इस वक्त बाहर हैं, वहाँ जिस मकसद के लिए गए थे वो बीच में ही अधूरा रह गया, अब अगला मनसूबा क्या है? जब भी कोर्ट हमें बुलाएगा किसी भी इस केस के ताल्लुक़ से, हम जाएंगे और अपनी बात रखेंगे। हमारे एडवोकेट महमूद पराचा साहब भी जाएंगे साथ में, और असल जिस काम के लिए हम गए थे उस काम को हम कंटिन्यू करेंगे, यानी कि जो मुजरिमीन हैं उनको सज़ा दिलाने का काम करेंगे। वो मुजरिमीन चाहे पुलिस की वर्दी में हो या दीगर किसी शक्ल में हो, हम किसी को भी छोड़ेंगे नहीं इंशाअल्लाह ताला। इस केस इसमें एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ कि देखिए, कोई भी रैली जब निकलता है तो उसकी परमिशन लिया जाता है और पुलिस जब परमिशन देती है तो पाबंद करती है कि अगर कोई भी एक बल्ब, किसी ने अगर किसी का बल्ब भी तोड़ा तो उसके पैसे हम तुमसे वसूलेंगे। ये 15,000 की फ़ौज निकलती है और ये पूरी इस तरीके से बुलडोज़र लेके, बताने वाले बता रहे थे कि बाकायदा JCB, पीछे एक JCB चल रहा था उसमें, उस रैली में, तो JCB लेके एक पूरी फोर्स निकलती है 15,000 लोगों की और वो इतनी बड़ी तहल तमाशा मचाते हैं। और अभी तक जो लोग परमिशन लिए थे उन पे पुलिस ने कोई कार्रवाई अभी तक नहीं किया। नहीं, पुलिस ने कहा है कि जिस 7 लोगों पे हमने कार्रवाई की है, नहीं, वो चार लोगों को उन्होंने, 4 लोग जो रैली में थे उन पे कार्रवाई किया है, मगर जो लोग परमिशन लिए थे रैली का उन पे, क्योंकि जो लोग परमिशन, कि हमें भी अफसोस, हम जानते नहीं कहाँ से भीड़ आई। नहीं, तो परमिशन जो लोग लिए हैं वो तो SDM से परमिशन लिया जाता है, उसमें तो बाकायदा नाम जाता है कि भाई हमें ये रैली। पुलिस के अफसरान से बातचीत हुई आप लोगों की किसी इस मामले में? हाँ, पुलिस के अफसरान से बात हुई हमारी। क्या कहना था? DSP साहब वहाँ मौजूद थे तो उनसे हमारी बात हुई थी इसके बारे में। क्या कहना था इस बारे में? नहीं, तो तब तक तो जब दोबारा से, जब सेकंड टाइम जब लाए गए तो वो तो इशू जो है बिल्कुल दूसरा इशू बन चुका था, पहले बातचीत ही नहीं हुई। महमूद पराचा साहब ने आपके केस को लड़ा। उमूमन इस तरह के केस में इतनी जल्दी रिहाई नहीं मिलती, आपको क्या लग रहा था कि 20 से 19 दिनों में आपको UAPA के तहत ज़मानत मिल जाएगी? मुझे तो बजाते खुद ऐसा नहीं लग रहा था कि उसमें वक्त लगेगा, लेकिन इसमें चूँकि बहुत ईमानदारी के साथ और नेक नियति के साथ महमूद पराचा साहब ने केस लड़ा, और इसमें जहाँ इनकी सलाहियतें शामिल हैं वहाँ इनका जो ईमानी जज्बा है और इनका जो कौम व मिल्लत के ताल्लुक़ से एक जो जज्बा है कुछ कर गुज़रने का, वो भी उसमें शामिल था और उसकी बरकतें शामिल थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये फ़तह अता फरमाई। महमूद पराचा साहब उमूमन ये कोशिश करते हैं कि जिनकी गिरफ़्तारी हुई वो तो छूट ही गए, लेकिन जिन पुलिस अफसरान ने गलत फंसाया है या जेलों में भेजा है उन पर भी एक्शन लिया जाए, और ऐसे मौके पर क्लाइंट का सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो क्या महमूद पराचा साहब को आप कोऑपरेट करेंगे कि पुलिस के ख़िलाफ़ केस करें? इस मामले में हमारा और पराचा साहब का मिजाज बिल्कुल एक है। हम किसी भी मुजरिम को, वो कितना ही बड़ा हो, हमारे लिए कुछ भी नहीं है वो, और हम उसको, चूँकि हमारे आइन ने हमें इतने इख्तियारात दिए हैं, हम उनका यूज़ करेंगे और पराचा साहब जैसे जैसे कहेंगे वैसे वैसे हम करेंगे इंशाअल्लाह। तैयारी है इसकी? एकदम पूरी तैयारी है, क्योंकि हमारा मेन काम तो हमारा आइन बचाना है ना।
आइन ही हमें मजहबी आज़ादी भी देता है। अगर हम आइन ही बचा लेंगे सब लोग मिलके, तो बाकी सारी प्रॉब्लम्स तो अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। और आइन बचाने के लिए ये ज़रूरी है कि जो भारत की जो जनता है, जो हम भारत के लोग हैं, जो नौकर रखते हैं, पुलिस जो हमारे नौकर हैं, जो सरकारी अफसर हैं जो हमारे नौकर हैं, वो जो शपथ लेते हैं, जिन टर्म्स कंडीशंस पे हम उन्हें नौकरी देते हैं, वो शपथ लेते हैं सब संविधान की तो और कानून की। अगर वो कानून को तोड़ें तो हमारा सबका फ़र्ज़ है कि हम उन लोगों को जेल भिजवाएं ताकि वो संविधान की झूठी शपथ लेकर गलत काम ना कर सके। तो ये तो हमारा पहला काम ही यही है। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले यही काम करते हैं कि किसी से अभी इख्तिलाफ़ नहीं है। विश्व हिंदू परिषद वालों से भी हमारा इतनी ज़्यादा नाराज़गी नहीं है जितनी उन पुलिस ऑफिसर्स से और सरकारी अफसरों से हैं जिन्होंने उनको इजाज़त दी और उनको वक्त ज़रूरत रोका नहीं। और उससे भी बड़ा गुनाह ये है कि उसके बाद उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई नहीं की। तो विश्व हिंदू सुना होगा मिलर टाइम्स के कैमरे पर उन लोगों ने कहा था कि पुलिस वाले कह रहे थे हम सिर्फ 80 लोग हैं, भीड़ को रोक नहीं सकते हैं, हमें लाठी चार्ज करने की परमिशन नहीं है, हमारे कैमरे ने कैद नहीं किया, कुछ वीडियोस हमने बनाए तो उसे तोड़ दिया। वो कह रहे थे हम खुद मजलूम हैं। तो अगर जो पुलिस वाले 80 हैं वही तो मजलूम है ना। जो एसएसपी हैं, जो डीजीपी हैं वहाँ के, जो वहाँ के होम मिनिस्टर हैं, वो जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, जिन्होंने इतनी बड़ी भीड़ के लिए सिर्फ 80 आदमी सैंक्शन किए, वो भी तो मुलजिम है ना। उन्होंने जानबूझ के प्लानिंग से किया ना। जो ज़मीन पे पुलिस वाले काम करते हैं उनकी अमूमन ज़्यादा गलती नहीं होती है, जो पीछे बैठ के प्लानिंग। अभी आपने असम का भी एग्जाम्पल देखा, तो वहाँ पर एसपी कौन थे? जो चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा के हैं, उनके सगे भाई थे वो। तो ये सब प्लानिंग बड़े तरीके से होती है। तो लेकिन कोई भी साजिश जो है उसके सबूत और पैरों के निशान ज़रूर मिलते हैं। इस केस में भी हम जिन पुलिस वालों ने और जिन पॉलिटिकल लोगों ने ये गड़बड़ की है हमारे देश के बॉर्डर के स्टेट में, बहुत ही अहम बात यह है कि बॉर्डर स्टेट है वो, उसमें भी अपने ज़ाती मफाद की वजह से अगर इस तरह की शरारतें करने के लिए एक पॉलिटिकल लीडरशिप और वहाँ के कुछ सरकारी अफसर जिम्मेदार हैं, तो ये देश के ख़िलाफ़ असल में अगर कोई गलत काम कर रहा है तो ये लोग कर रहे हैं। ये लोग नहीं जो वहाँ जाके जो असलियत है उसको उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई सच का सच और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए तो किसी को क्या प्रॉब्लम है उसमें। ये लोग अगर जो सबूत लाते, ये जो वीडियो बना के लाते, वो साबित हो जाती कि इस वीडियो गलत है, तो क्यों इन लोगों को पकड़ा जा रहा था? उसकी बुनियादी वजह यही थी कि सच को छुपाना था और झूठ को आगे बढ़ाना था। उसमें मुलजिम वहाँ की हाई कमांड है, वहाँ की गवर्नमेंट की हाई कमांड है, वहाँ की पुलिस की हाई कमांड है और वहाँ के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी गलती है सारी। तो ये सारे तहरीक फ़रोग़ इस्लाम के लीडर्स हैं, रहनुमा हैं, जो जेल होकर के आए हैं और अपनी आप बीती जेल के सुना रहे थे, ख़यालात के इज़हार कर रहे थे। यहाँ मुदस्सिर नदीम भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे जेल के बारे में? तो अच्छा, तो पहले मुदस्सिर भाई आप कुछ कहिए, यहाँ आ जाइए ज़रा सा, आपकी बात ले लेते हैं क्योंकि बड़े यंग हैं, मुंबई से ताल्लुक़ रखते हैं और ये भी तीनों लोगों के साथ जेल में थे। आपने जेल में क्या महसूस किया? आप शायद पहली मरतबा जेल में गए होंगे, कैसा लगा वहाँ? हम सब पहली मरतबा गए और मैंने तो आज तक जेल का जैसे सुना था कि जैसे जेल में जाओ तो समझो थोड़ा अलग ही माहौल रहता है, अलग ही माहौल रहता है। लेकिन अल्लाह उसके रसूल के लिए जब गए थे वहाँ पर, तो जैसे जेल में हम गए और जो इज़्ज़त मिली वहाँ पर, वो मुस्लिम थे नॉन मुस्लिम थे कि दीन के काम के लिए गए, तो अल्लाह ने उनके अल्लाह की तरफ से एक अलग ही मदद थी कि आगे पीछे हमारे घूमने वाले थे। जब गए तो पुलिस स्टेशन से गए तो हमारे पास कपड़े भी नहीं थे कि वहाँ से लोगों ने अपने कपड़े भी दिए, झाड़ू लगाई, बिस्तर करवाया हमारा। यानी हमको दीन के लिए गए तो कोई तकलीफ़ नहीं, किसी तरह की तकलीफ़ नहीं हुई, किसी तरह की तकलीफ़ नहीं हुई। और ये चीज़ भी मैंने महसूस किया कि जब वहाँ से बेल भी निकले तो कई लोग रो रहे थे वहाँ पर कि तुम लोग जा रहे, बोले हमको नहीं अच्छा लग रहा है। और ज़रा जल्दी निकले तो वो गेट पे से सब बंद, जितने प्रिजनर थे खड़े हुए थे वहाँ पर कि तुम मत जाओ जैसे, लेकिन वो पॉसिबल नहीं था। तो बहुत शुक्रिया जी। महमूद राजा साहब कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो मनुवादी ताकतें हैं, आरएसएस बीजेपी की ताकतें हैं और जो पूरी दुनिया में यहूदी ताकतें हैं, वो जेल का और पुलिस का जो जुल्म है उसी की बुनियाद पे सारे जुल्म कर रहे हैं, उसका डर दिखा के। तो एक बहुत ही कीमती शख्सियत जो ये तहरीक फ़रोग़ इस्लाम की जो सारी शख्सियतें हैं, ख़ास तौर पर बिलखुसूस मौलाना उस्मानी साहब, इनको और इन जैसे कायदों को, मज़हबी रहनुमाओं को हमारी जो मिल्लत है उनको कायद मानना चाहिए। ऐसे लोगों को अगर हम इज़्ज़त देंगे, ऐसे लोगों के पीछे खड़े होंगे,
तो जो बुनियादी डर है जेल का, पुलिस का, झूठे मुकदमों का, कि हमें आपको झूठे मुकदमों में डाल के बंद कर देंगे तो इसलिए आप सच की आवाज़ ना उठाओ, ये वो शख्सियतें हैं जो इंसाफ के लिए, बराबरी के लिए, भारत के आइन को और कानून को बालातर रखने के लिए जेल जाने से नहीं डरते। यही कायद हैं, यही बुनियादी बात है। तो सभी लोगों से गुजारिश है कि चुन चुन के, ये तो मिल ही गए हमें, अब चुन चुन के ऐसे ही लीडरों को लीडर माने, बाकी सब लोगों को थोड़ा पीछे हटा दें अभी कुछ दिन के लिए। जब माहौल साजगार हो जाएगा तब वो लोग दोबारा आ जाएं और अपने आराम से हलवे मांडे खाएं। लेकिन अभी ज़रूरत है जो लोग इंसाफ के लिए, बराबरी के लिए, मुल्क के आइन को और मुल्क को बचाने के लिए, मुल्क के मजलूमों को बचाने के लिए जेल जाने के लिए तैयार नहीं, बेकरार हैं, ऐसे लोगों को ही कायद बाने। सब मुसीबतों का, सब प्रॉब्लम्स का हल हो जाएगा। मुझे तो आज बहुत खुशी हो रही है कि ऐसे लोग हमें मिल गए हैं। ऐसे लोग नहीं जो कि पुलिस के कांस्टेबल से के डर से, कि उसके एक डंडे की फटकार से अपने बड़े बड़े मनसब छोड़ के छुप जाते हैं। ऐसे लोगों से अल्लाह हमें बचाए और ऐसे लोगों को ताकत दे। हम सब ये दुआ भी करते हैं और मैं बार बार गुजारिश करता हूँ कि अपनी मिल्लत से, ख़ास तौर पे मुस्लिम लीडरों और मुस्लिम आवाम से, कि इन लोगों के साथ दें, इन लोगों के साथ खड़े हों और आपको चेंजेस नज़र आएंगे रातों रात। और यहाँ पर महमूद पराचा साहब को तहरीक फ़रोग़ इस्लाम की जानिब से एक अवार्ड भी दिया गया है, जिस पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है फॉर यू फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस, तहरीक फ़रोग़ इस्लाम। तो एक तरह से महमूद पराचा साहब की कामयाबी है कि उन्होंने सिर्फ 19 दिनों में UAPA के तहत जेल में बंद 4 लोगों को आज़ाद कराया है, उन्हें ज़मानत दिलवाई है और कोर्ट में भी इन्होंने एक अच्छी बहस की। और यही किसी भी लॉयर का, किसी भी वकील का कमाल होता है। और यहाँ पर इस गुफ्तगू में बात भी सामने आई कि आपको जब आपके साथ कुछ मामला होता है तो सही शख्स का उस मामले के लिए, अपने केस को लड़ने के लिए इंतखाब करना चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? ग्राउंड ज़ीरो से हमने भी आपको त्रिपुरा जाकर बताया था कि किस तरीके से वहाँ मुसलमानों पर हमला हुआ। उसे वायलेंस या फसाद का नाम भी नहीं दे सकते हैं। जमात इस्लामी हिंद, जमीयत उलमा, ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल, मजलिस मशावरत, सारी तंजीमों का डेलीगेशन भी गया था। ये डेलीगेशन तकरीबन 2 नवंबर तक वापस आ गया था और 2 नवंबर के लोग वहाँ पहुँचे थे। 3 नवंबर को इन्हें डिटेन करके गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का एक मकसद ये भी था डराना, खौफजदा करना कि त्रिपुरा पर लोग चर्चा ना करें, इसके बाद आना जाना बंद करें, और शायद इसीलिए लोगों को गिरफ्तार करके UAPA लगा दिया गया। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहाँ आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, बंगला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com